हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हो और हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, जिसकी 100% गारंटी होता है कि बोर्ड परीक्षा में आएगा, वही प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सारे प्रश्न आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला नंबर प्रश्न है कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। जैसे आपको यह बताना है कि एक एकांकीकार लेखक, आई होप कि पता होगा, ऐसे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर जो होगा वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये आपका है किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम, और इनका एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। क्या है? दीपदान। ठीक है, ये है हमारा पहला प्रश्न कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए, और आपका जो एक एकांकीकार है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, आपको जहां भी राम कुमार वर्मा दिखाई दे उसको टिक लगा देना, दीपदान। ठीक है, अगला हमारा है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताना है, संस्मरण लेखक। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट हमारे संस्मरण लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। ओके, बनारसी दास चतुर्वेदी, ये है एक संस्मरण लेखक। कौन है? संस्मरण लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी। और आप दूसरा लिख सकते हो, जैसे मैं आपको 2 बता देता हूं, अगर एक ना याद हो तो दूसरा याद होना चाहिए। वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रभाकर, इनका एक शॉर्टकट नाम है प्रभाकर। तो ये हमारे हैं किसी एक संस्मरण लेखक का नाम। मैंने आपको 2 संस्मरण लेखक का नाम बता दिया कि आप भूलो मत, कोई एक याद रहेगा तो भी आप बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हो। ओके, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। और तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम बताना है। तो उपन्यास लेखक आपको पता होगा, वैसे जो आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो है प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद। ठीक है, ये आपके हैं एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, या मुंशी प्रेमचंद्र। और अगर और जानना चाहते हो किसी का नाम तो वो है आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ये भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखक हैं। कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, याद रखना, नाम आपको याद होना चाहिए। ये हमारा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम बताना है। ठीक है, यहां अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। यहां आपको बताना है जो कलम का सिपाही है ना, कलम का सिपाही वो किस विधा की रचना है, आपको विधा बताना है। ठीक है, तो कलम का सिपाही आई होप कि आपको पता होगा किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही जो है वो है उपन्यास विधा की रचना। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है कलम का सिपाही। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको याद रहेगा, उपन्यास विधा। ओके, याद रहेगा ना। अगला देखो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि रीति काल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। जो रीति काल है, रीति काल के 2 प्रमुख कवि का नाम बताना है। 2 प्रमुख कवि का नाम और उनकी रचनाओं का नाम। ठीक है, तो वैसे आपको पता होगा रीति काल की कवि और उनकी रचना। जैसे हमारा फर्स्ट है, लिख सकते हो बिहारी लाल बिहारी जी हैं, बिहारी, और इनकी रचना है जैसे बिहारी सतसई है। ठीक है, ये भी इनकी रचना है बिहारी सतसई।
और एक लिख सकते हो कि इसमें 700 दोहे हैं। ये भी एक इनकी रचना है, क्योंकि उनके 700 दोहे थे, तो इनमें 700 दोहे हैं। 700 दोहे हैं, ये भी एक इनकी रचना है। तो ये हमारा पहला है जो कि रीतिकाल के कवि। और दूसरे कवि आप लिख सकते हो भूषण। कौन है? भूषण। और भूषण की रचना लिख सकते हो, जैसे भूषण जी की रचना है शिवा बावनी। कौन सी रचना है? शिवा बावनी, ये भूषण की रचना है। और अगला है जो कि उनकी रचना है शिवराज भूषण। शिवराज है, ठीक है, शिवराज भूषण, ठीक है। ये भी इनकी एक रचना है शिवराज भूषण। ये दोनों रचनाएं, एक है शिवा बावनी और एक है शिवराज भूषण, ठीक है। दोनों याद रहेगा ना। ये दोनों हैं आपके रीति काल के कवि और उनकी फेमस या फिर प्रसिद्ध रचनाएं। ओके, अब रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर इन्हें कह सकते हो विशेषताओं का बताना है। ये सारे क्वेश्चंस VIMP हैं जो बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले जानते ही हो इनकी जो मतलब ऊपर लिख सकते हो रीति काल की प्रमुख विशेषता या फिर प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं या फिर इस प्रकार से हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। नंबर फर्स्ट, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की रचना, ये हमारा फर्स्ट है जो कि है इसका मतलब प्रवृत्तियां या फिर विशेषता कह सकते हो रीति काल का। कौन से काल का है? ये रीति काल की है। और दूसरा आप लिख सकते हो, इसमें आपका श्रृंगार रस का ज्यादा मांग दिया गया है। कौन से रस? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता। और ये हो गया ना, दो ही पूछा जाएगा अगर 2 नंबर में आएगा। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, जैसे इसमें बिहारी लाल जी हैं तो इसमें आप लिख सकते हो दोहा, जो कि ये लिखते थे समैया, दोहा समैया। कवित्त छंद जो होता है ना, कवित्त छंदों की प्रचुरता, ठीक है, की प्रचुरता। तो ये तीनों आप याद रखना, ये तीनों विशेषताएं हैं जो कि रीति काल की विशेषता है। रीति काल जो जैसे आपके अभी छायावादी युग आएगा, जैसे ऐसे आपकी विशेषताएं बोर्ड परीक्षा में 2 जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जो कि छायावाद युग से है, कि छायावाद युग के 2 कवि के नाम और उनकी रचनाओं का नाम बताना है। छायावाद युग का, जैसे अभी मैंने रीति काल की बात किया, अब आपसे छायावाद युग का बात कर रहा है, ठीक है। अब छायावाद युग में आपको 2 कवियों का नाम बताना है और उनकी रचनाओं का नाम। तो उत्तर में आप लिख सकते हो जो कि छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। क्या माना जाता है? प्रवर्तक। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावाद युग के लेखक या फिर कवि हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और इनकी रचना की बात की जाए तो आप लिख सकते हो, बहुत सारी रचनाएं आपको याद होगा, जैसे कामायनी है, हाँ कामायनी है, और चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, और आंसू है, झरना है। ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है, आंसू। तो ये सारी रचना इन्हीं की है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की। और ये हमारे फर्स्ट हैं। सेकंड आप याद कर सकते हो महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी की 2 रचनाएं जो है यामा और दीपशिखा। कौन सी है? यामा और दीपशिखा, ठीक है। ये है महादेवी वर्मा जी की रचना यामा और दीपशिखा। ये 2 रचना मैंने बता दिया इनका, कामायनी और आंसू, और महादेवी वर्मा जी का यामा और दीपशिखा। अब देखो छायावाद युग का आपको बताना है कि छायावाद युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम बताना है। प्रवृत्ति या फिर इन्हें विशेषता भी कहा जा सकता है। तो मैंने यहाँ इस टाइप से लिखा है, ऐसे लिख देना पहले कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषता या फिर प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, ठीक है, इस प्रकार हैं। जैसे नंबर फर्स्ट हमारा है प्रेम सौंदर्य का चित्रण।
प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है आपका छायावाद युग में। और दूसरा हमारा है प्रकृति का मानवीयकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीयकरण। तीसरा हमारा है रहस्यवादी भावना। कौन सा है? रहस्यवादी भावना। ये सारे VIMP क्वेश्चन हैं, याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना। रहस्यवादी भावना, ये 3 मैंने आपको बता दिया विशेषता, जो कि आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये विशेषताएं आपको याद रखना है। अगला देखो, लिखा हुआ है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एक रचना तथा नाम बताना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम बताना है। देखो रचना तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे राम कुमार वर्मा जी की फर्स्ट है अंजलि। अंजलि भी इनकी एक रचना है। और दूसरा आप लोग लिख सकते हो, जो कि आपके मॉडल पेपर में आया था, उत्तारण। ठीक है, उत्तारण। तो ये भी एक इन्हीं की रचना है, जो कि राम कुमार वर्मा जी का। ठीक है, ये 9 क्वेश्चंस आपको याद करके ही जाना है, VIMP है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखो पहला है अतिथि के चलचित्र। इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि इसके लेखक या कवि कौन है। दूसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ये 3 ठू। और गुनाहों के देवता, इनका भी आपको कमेंट करना है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इन तीनों का जो लेखक हो या कवि हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अतिथि के चलचित्र, बाण भट्ट की आत्मकथा, पहला अतिथि के चलचित्र, बाण भट्ट की आत्मकथा और गुनाहों के देवता, ये तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपका गद्यांश है उसको सॉल्व करने का सही तरीका, संदर्भ कैसे लिखें, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें, और एक आपका क्वेश्चन भी दिया रहता है उसे कैसे सॉल्व करें। कुल मिला के आपको ये 2 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ये भी 2 नंबर का, ये भी 6 नंबर का आएगा ये। ठीक है, और ये जो मैं आपको गद्यांश बताने वाला हूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, 100% आ सकता है। तो ध्यान से देखना, लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, एंड किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन क्या होगा, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। सबसे पहले अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया जाता है तो उसको ध्यान से पढ़ो, और बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। हिंदी में गद्यांश और पद्यांश, इन दोनों को सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अगर आप इसे जितना ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे उतना ज्यादा जो ये अंडरलाइन है इसका अर्थ आपको पता होता चला जाएगा। अगर इसी गद्यांश को आप 2 से 3 बार पढ़ लो तो ऑटोमेटिक आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। पद्यांश को भी ऐसे बार बार पढ़ा करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ निकालो, बार बार कोशिश करो निकालने का। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप हेडिंग डालकर पाठ का नाम, लेखक का नाम भी लिख सकते हो, या फिर आप संदर्भ लिखो अच्छे से। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करो और अच्छे से संदर्भ लिखना है। जैसे आपको यहां संदर्भ मैं लिख रहा हूं, ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, आई होप पता होगा, क्योंकि यहां आप लोग देख सकते हो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और यहां आप लोग देख सकते हो सारी चीजें दोस्ती के बारे में की जा रही है, मित्रता के बारे में किया जा रहा है। तो ये जो आपका है ये मित्रता, जो आपका मित्रता चैप्टर है वहां से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है आई होप कि आपको पता होगा। इनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो पहले आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो यहां आप लोग संदर्भ हेडिंग डालो और आप लोग लिखना स्टार्ट कर दो। यहां आपको जैसा बताऊंगा अगर वैसा लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण। ठीक है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां आपको मैं दूसरे टाइप से बता रहा हूं, आप जैसा जानते हो वैसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके कौन है, लेखक हैं, इसीलिए मैंने इसे ब्लैक से लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक
जो आपका हिंदी है उसे ब्लैक से लिखना। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आप ब्लैक कहाँ यूज करोगे, विलू कहाँ यूज करोगे। अगर ऐसा लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि ये आपका क्या है, गद्य खंड है ना, तो गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड, कॉमा लगाने ना ऊपर में संकलित। बहुत अच्छे से आपको हैंड राइटिंग पर भी ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम के लिए हैंड राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना होगा। संकलित जो मित्रता चैप्टर का क्या नाम है, मित्रता, ठीक है, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, अवतरित है। तो ये हमारा हो गया संदर्भ, जो कि बहुत आसान है। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक नाटक या फिर निबंध विधा है से अवतरित है। कितना आसान है, कितना आसान तरीके से मैंने बताया है। अब यहां आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखो रेखांकित अंश को आप ध्यान से पढ़ लो। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति मतलब होता है कि जैसे दरिद्रता आती है ना, वही अवनति, जैसे उन्नति होता है एक अवनति होता है, नहीं उन्नति कर पाना, जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर आपके साथ जो रहता है आपका मित्र, अगर उसकी संगत अच्छी है, उनके चाल ढाल अच्छे हैं, तो फिर आपको एक बाहु के समान वो होगा, आपको सहारा प्रदान करेगा, आपको उन्नति मिलेगा। लेकिन यदि आपकी संगति खराब होगी, अगर आप गलत लोगों का साथ करोगे, तो फिर आप भी उसी गलत की तरह हो जाओगे, ठीक है। साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मित्र के साथ हम ऐसी ऐसी बातों को भी शेयर कर सकते हैं जो आप लोग अपने घर में नहीं शेयर करते हो। मित्र आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मित्र ऐसा बनाना है जिसकी संगति अच्छी हो, जो अच्छे चाल ढाल से हो। ये हमारा है प्रश्न, यानी कि पहला, जिसे आपको 2 नंबर मिल जाएगा संदर्भ लिखने पर। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखो इतना रेखांकित अंश है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो यहां देखो मैंने बहुत अच्छे से व्याख्या किया है। मानव जीवन में, यानी कि जो आपका मनुष्य का जीवन होता है, यानी कि ह्यूमन लाइफ में, जो आपका युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप छोटे हो बचपन में, तो बचपन में आपने खेला कूदा सब कुछ किया, अच्छा लगा, बूढ़े हो गए तो फिर आपको बैठे हैं, ठीक है, या फिर मतलब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन युवा अवस्था हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में हम उन्नति भी करेंगे, ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है। एंड कुसंगित किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी प्रकार रोक लेती है। जो कुसंगित है, जिनका मतलब कुसंग का ज्वर, जो मतलब उनकी जो दोस्ती है, मित्रता है, वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मतलब रोक लेती हैं। जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्रायः उसे गिरा देती है। अगर पैर में एक भारी सा पत्थर बांध दो तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा वो पत्थर, वरन आप गिर सकते हो। वो पत्थर को कोशिश करोगे तो आप गिर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका कुसंगित में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति वाले, अच्छी दोस्ती वाले हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती। अगर अच्छी संगत वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, तो फिर वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती हैं। अपितु वो आपको उन्नति के पथ पर आपको रास्ता दिखाएंगे कि आप इधर जाओगे तो बहुत ज्यादा उन्नति मिलेगा, और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती हैं। तो ये है हमारा, अगर आप रेखांकित अंश, ये पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या है, जितना मैंने ये देखो रेखा है, जितना उनकी सबकी व्याख्या है। अब तीसरा नंबर पूछ रहा है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। इसमें जो पूरे में युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है आपको पता होगा, क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा है। तो फिर यहां आप लोग देख लो,
युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। अगर उनकी संगति बुरी होगी तो उनकी उन्नति कभी नहीं होगी, अवनति ही होगी। और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। अगर उनकी संगत अच्छी होगी तो वो हमेशा उन्नति करेंगे। ये आपका है सबसे अच्छा तरीका गद्यांश सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको मैंने बताया सही तरीके से संदर्भ लिखोगे तो फिर आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अगर आप सही तरीके से व्याख्या करोगे तो यहां भी आपको 2 मार्क मिल जाएगा, फिर आपको यहां भी 2 मार्क मिल जाएगा। देखो आपको ध्यान से लिखना है। वैसे तो एग्जामिनर एक ना एक मार्क काट ही लेता है, आधा मार्क या फिर थोड़ा सा, लेकिन ध्यान देना अपनी तरफ से सारी चीजें अच्छे से लिखना। बोर्ड एग्जाम में कॉपी में अच्छे से लिखना, अंडरलाइन करना, एंड यहां जहां ब्लैक का यूज किया गया वहां ब्लैक का यूज करना, वैल्यू जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना। अब हम लोग देखेंगे जो आपका पद्यांश होता है, पद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, पद्यांश तो लिखा हुआ है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए, ये आपका पद्यांश है। और घटत घटत सूना फिर घटे वरु समूल कहलाए, ये है आपका पद्यांश। और इसका हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सारी चीजें लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसे ध्यान से 2-3 बार पढ़ लो। अगर आपको अर्थ नहीं पता है, अगर आपको अर्थ पता है तब तो समझ लो बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्थ अगर आपको पता है तो सब कुछ कर सकते हो। अब इसका संदर्भ के लिए आपको इसके जो पाठ यानी कि आपका कौन सा पाठ है और इनके जो रचयिता हैं या फिर कवि हैं कौन है ये तो पता ही होना चाहिए संदर्भ के लिए। आई होप कि पता भी होगा। अगर आपको क्या पता होगा, इसका अर्थ पता होगा कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए और घटत घटत सु फिर ना घटे वरु समूल कहलाए। अब मैं आपको बताता हूं इसका संदर्भ। इसके जो आपके कवि हैं वो हैं बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल, जो कि उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। और इनके जो मतलब पाठ का नाम है भक्ति। क्या नाम है? भक्ति। तो फिर यहां आप लोग सबसे पहले लिखना, ब्लैक ब्लू का यूज करना। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत दोहा। ये एक दोहा है, दोहा का एग्जाम्पल भी ये आप कह सकते हो। प्रस्तुत दोहा। कविवर, देखो कवि या कविवर कुछ भी लिख सकते हो। कविवर, अब यहां देखो मैं ब्लैक का यूज करूंगा क्योंकि भाई बिहारी लाल इनके रचयिता हैं। तो विहारी, ठीक है, विहारी द्वारा रचित। याद रखना आपका जो पद होता है उसमें कवि लिखा जाता है या रचयिता लिखा जाता है, लेकिन जो आपका गद्य होता है उसमें लेखक लिखा जाता है। लेखक, इसमें आपको लेखक नहीं लिखना है वरना तुरंत नंबर कटेगा। रचित बिहारी सतसई, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक से हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहां आपको कॉमा लगाना है हिंदी। पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये आपका काव्य खंड है। इसे आप पद्य खंड भी कह सकते हो या काव्य खंड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। काव्य खंड में संकलित आपका पाठ का नाम है भक्ति। क्या नाम है? भक्ति। ओके, भक्ति, यहां आप कॉमा लगा देना ऊपर तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। शीर्षक से उद्गृत है, ये हमारा हो गया संदर्भ। काफी आसान तरीके से मैंने बताया है। अगर आप ऐसा संदर्भ लिखोगे तो काफी अच्छा है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। प्रसंग में कुछ नहीं करना है इसका। अगर आपको अर्थ पता है उसका शॉर्टकट लिख दो, थोड़ा सा आपको मतलब जो निचोड़ है उसको लिख देना है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। जब किसी व्यक्ति का धन बढ़ जाता है, धन मतलब होता है संपत्ति बढ़ जाता है तो उसके मन पर क्या असर पड़ता है ये बताया गया है। इसमें कवि यही बताना चाहता है। अब मैं आपको बताता हूं यहां आपकी व्याख्या में क्या है, बहुत आसान है। कवि का कथन है या फिर कवि का कहना है
कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे धन, देखो धन की तुलना जल से की गई है, मन की तुलना कमल से की गई है। जैसे जब कमल जो होता है वो कहाँ होता है, तालाब में होता है। जब तालाब का पानी बाढ़ आ जाता है तो वो मतलब उफलाता हुआ चला जाता है। जितना ऊपर तालाब का पानी जाता है ना, उतना ऊंचा ही कमल का जो मतलब डंठल होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मतलब हमारा धन बढ़ा तो हमारा मन भी बढ़ गया। और जैसे ही सूखा पड़ता है, पानी नीचे चला आता है, लेकिन कभी कमल का जो डंठल है वो नीचे नहीं आता और वहीं से वो टूट कर बिखर जाता है। वही कहा गया है, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। धन भले ही घट जाए लेकिन मन नहीं घटेगा। अगर आपके पास ज्यादा धन हो गया, आप गए 5 स्टार में होटल में खाना खाए बढ़िया 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, फिर आपके पास धन नहीं बचा, फिर भी आपका मन कह रहा है कि भाई हम खाएंगे, हम वही खाएंगे। आपने 2 बीघा खेत भी बेच दिया और खाने चले गए। आपका इधर पूरा नष्ट हो रहा है, घर में कुछ नहीं बचा, फिर भी आपको 5 स्टार होटल में खाना खाना है तो खाना है। तो वही कहा गया है, घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, सभी की बढ़ जाती हैं, लेकिन आप थोड़ा कम बढ़ाने की कोशिश करो कि अगर धन ना हो तो फिर क्या होगा। परंतु धन के घट जाने के पारे पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख के मारे मरे के समान हो जाता, दुख में मरे के समान हो जाता है। सह नहीं पाएगा तो फिर दुख होगा और हो सकता है कि मतलब बहुत ज्यादा गलत हो जाए। ये है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने का सही तरीका। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहूंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो, गद्यांश पद्यांश सारा आपका सॉल्व होता चला जाए और सारे टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट क्लास 10 का पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।